सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों पर बड़े लेवल पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। दरअसल एसआईटी की ओर से यूपी शासन को राज्य में संचालित हो रहे अवैध मदरसों से जुड़ी हुई जांच रिपोर्ट सौंप दी गई। अब एसआईटी ने करीब 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश की है और इस सिफारिश के बाद अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तलवार इस वक्त लटकी हुई। इस पर देखिए रिपोर्ट। अवैध मदरसों में विदेशी फंड, सीएम योगी करेंगे एंड। यूपी के अवैध मदरसों पर लगने वाला है ताला। एसआईटी की सिफारिश, बंद हों 13,000 अवैध मदरसे। साल 2022 में योगी सरकार ने मदरसों का सर्वे करवाया और उस सर्वे में हजारों अवैध मदरसे मिले। इन अवैध मदरसों में विदेशी फंडिंग की बात सामने आई थी, जिसके बाद योगी सरकार ने एसआईटी का गठन किया और अब एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में एसआईटी ने जो सिफारिश की है उसके मुताबिक हजारों अवैध मदरसों पर ताला लग जाएगा। एसआईटी ने करीब 13,000 मदरसों को बंद करने की सिफारिश की है। यूपी के 7 जिलों में ये अवैध मदरसे मौजूद हैं। महाराजगंज, बहराइच, श्रावस्ती समेत 7 जिलों में अवैध मदरसे हैं। सीमावर्ती जिले में 500 से ज्यादा मदरसे हैं। ज्यादातर अवैध मदरसे नेपाल सीमा पर हैं। खाड़ी देशों से इनकी फंडिंग हो रही है। 2 दशक में इनका निर्माण हुआ है। खर्च कमाई का हिसाब ये अवैध मदरसे नहीं दे सके। एसआईटी की ओर से की गई जांच में आशंका जताई गई है कि हवाला के जरिए मिली रकम से मदरसों का निर्माण हुआ। टेरर फंडिंग के लिए पैसे हवाला से भेजे गए। अवैध मदरसे दानदाताओं के नाम नहीं बता पाए। 80 मदरसों को विदेश से 100 करोड़ की फंडिंग हुई। एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक संचालकों ने चंदे से मदरसा निर्माण की बात बताई। हालांकि ज्यादातर मदरसा संचालक चंदा देने वालों का नाम पता नहीं बता पाए। अब जब रिपोर्ट आ गई है तो योगी सरकार एक्शन में है। योगी सरकार का साफ साफ कहना है कि गलत करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो उसे देखा नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी ऐसी गतिविधि है, शिक्षा को लेकर के कोई समस्या नहीं है, लेकिन शिक्षा के केंद्रों की आड़ में अगर कोई गैर कानूनी गतिविधि है तो उसकी जांच होगी और जांच में जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जैसा आप बता रहे हैं उसको मैं सुन भी रहा हूं। मैंने कहा जो गलत करेगा कानून उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगा और जो सही करेगा सरकार उसका संरक्षण करेगी। पूरी तरह से प्रदेश में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करेगी। किसी भी स्थिति में हम गैर कानूनी गतिविधियों को प्रदेश में होने नहीं देंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जांच एजेंसियां तय करेंगी, लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है कि उत्तर प्रदेश में हम अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे। 7 जिलों में महाराजगंज भी है, जहां पर कई अवैध मदरसों के बारे में जानकारी मिली। भारत 24 की टीम यहां एक मदरसे में गई और हवाला फंडिंग को लेकर सवाल किया, तो मदरसे के शिक्षकों ने कहा कि गलत करने वालों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। हवाला के जरिए से अगर किसी की गिरफ्त होती है, चाहे मदरसे वाला पकड़ा जाए किसी या आम इंसान पकड़ा जाए हवाला पैसे के इस्तेमाल में, तो उसकी तो जांच होनी चाहिए और विधिवत जांच होनी चाहिए और उसे जो भी सजा हो सजा भी मिलनी चाहिए। बहराइच में भी सैकड़ों अवैध मदरसों की बात एसआईटी की रिपोर्ट में कही गई। वहीं एक मदरसे पर भारत 24 की टीम पहुंची और मदरसे के संचालक से जब सवाल किया तो संचालक ने बताया कि आम जनता के चंदे से मदरसा चलता है। मदरसे में चलने चलाने के लिए ज़कात व फितरा है, अतियात है, जो हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, ये सब इनकी इमदाद से मदरसा चलता है। नेपाल सीमा से सटे क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में बिना मान्यता प्राप्त मदरसे पाए गए हैं। ये इलाका संवेदनशील है। ऐसे में इस क्षेत्र में चल रही मदरसों पर एसआईटी टीम की खास नजर थी। दरअसल 2022 में जब मदरसों का सर्वे करवाया जा रहा था तो नेपाल सीमा से सटे इलाकों में चल रहे मदरसों के खिलाफ बड़े पैमाने पर शिकायतें मिली थी। आरोप था कि मदरसे विदेशी फंडिंग का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तभी से इन मदरसों पर सरकार की नजर थी। योगी सरकार की मंशा साफ है, सूबे का विकास हो, शिक्षा व्यवस्था सुधरे और इसी के तहत सरकार मदरसों की बेहतरी में जुटी हुई है।
ताकि अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले और मदरसों को आधुनिक बनाया जाए। मगर जिस तरह से अवैध मदरसों में विदेशी फंडिंग का खुलासा हुआ है, साफ है सीएम योगी ऐसे अवैध मदरसों का दी एंड करने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, अवैध मदरसों की जांच कर रही एसआईटी की रिपोर्ट के बाद हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसको लेकर दारुल उलूम फरंगी महल के प्रवक्ता मौलाना सुफियान निजामी ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी। उन्होंने कहा कि ये बात सभी धर्म पर लागू होनी चाहिए, किसी एक धर्म के लिए बात ठीक नहीं। अब एक इल्ज़ाम ये आयद करके कि मदारिस इस्लामिया की फंडिंग खाड़ी देशों से हो रही है, ये कतई तौर पर मुनासिब गुफ्तगू नहीं है। आश्रम जो मुल्क के अंदर हैं, या जो तमाम मजहबी लीडर चाहे वो जिस भी धर्म के हों, जो अवामी चंदा लेते हैं या गैर मुल्की ताउन को लेने का हक और इख्तियार नहीं होगा। अगर ये कानून बनता है तो जाहिर सी बात हम इसका स्वागत करते हैं, वरना सिर्फ किसी एक इदारे को या किसी एक मदरसे को या सिर्फ मदारिस इस्लामिया को इस कानून के तहत लाकर बदनाम करने की कोशिश करना, ये कतई तौर पर मुनासिब बात नहीं होगी। अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव की। देखिए, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों के बीच जुबानी जंग काफी ज्यादा तेज होते हुए नजर आ रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के एक स्टेटमेंट पर एआईयूडीएफ के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने जवाब दे दिया। दरअसल असम के मुख्यमंत्री ने सब्जियों की बढ़ती हुई कीमत के लिए मुस्लिम समुदाय को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि अगर आसामी विक्रेता सब्जियां बेच रहे होते तो वो कभी भी अपने आसामी लोगों से ज्यादा पैसा नहीं लेते। वो खुद जाकर फ्लाईओवर के नीचे सब्जी मंडियों को खाली करवाएंगे ताकि आसामी लोगों को रोजगार के अवसर मिल सके। अब इस पर बदरुद्दीन अजमल ने पलटवार कर दिया। बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि मुस्लिमों को 3 साल क्या 300 साल में भी हटाना संभव नहीं है। मैं 3 दिनों भीतर खाली कर दूंगी आपका 3 बरस बाद 300 बरस अपने खाली कर। तो इस पूरे मामले को लेकर देखिए, अब वार पलटवार का सिलसिला काफी तेज होते हुए नजर आ रहा है और ऐसे में इस प्रतिक्रिया को लेकर अब हिमंता बिस्वा शर्मा और बदरुद्दीन अजमल आमने सामने आ चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के समन को बार बार नजरअंदाज कर रहे हैं। कोई न कोई बहाना बनाकर ईडी दफ्तर जाने से बच रहे हैं, जिसके बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल की शिकायत लेकर एक बार फिर से राउज एवेन्यू कोर्ट को पहुंची। अब कोर्ट ने इस पूरे मामले में सख्ती दिखा दी है। समन की अनदेखी पर ईडी ने दूसरी बार रुख किया कोर्ट का। कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को अदालत में पेश होने को कहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी अब तक 8 बार समन भेज चुकी है। पहले 5 समन की नाफरमानी के संबंध में अदालत ने केजरीवाल को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया था। हालांकि केजरीवाल ने तब बजट सत्र जारी होने के आधार पर अदालत से व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगी और फिर 16 मार्च को हाजिर होने का अदालत को भरोसा भी दिलाया था। अब एक बार फिर से कोर्ट ने साफ साफ आदेश दिया कि 16 मार्च को कोर्ट में जरूर पेश हों। अरविंद केजरीवाल 8 बार ईडी को नजरअंदाज कर चुके हैं और इससे पहले 7 बार आपको बता दें कि कब कब उनकी तरफ से इग्नोर किया गया, क्या क्या बहाना उनकी तरफ से बनाया गया, इसकी जानकारी आपको आगे देते हैं। देखिए, लगातार पहले समन की बात करते हैं। 30 अक्टूबर को पहला समन भेजा गया। 2 नवंबर को पेश होने के लिए इसमें कहा गया था कि विधानसभा चुनाव का बहाना उन्होंने बनाया और उसके बाद इस बहाने को बनाकर वो पेश नहीं हुए। बात करते हैं दूसरे समन की। 18 दिसंबर को दूसरा समन। 21 दिसंबर को ईडी दफ्तर आने के लिए उस वक्त एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा, मगर विपश्यना का बहाना बनाकर ईडी दफ्तर नहीं गए, कहते हुए नजर आए कि 10 दिन के लिए वहां पर जा रहे हैं। तीसरा समन 22 दिसंबर को भेजा गया और कहा कि 3 जनवरी को अब आपको पेश होना होगा। फिर राज्यसभा चुनाव की बात कहकर ईडी दफ्तर वो नहीं गए। इसके बाद बात आई चौथे समन की, जो कि 13 जनवरी को जारी किया गया था और उसके बाद 18 जनवरी को पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को बुलाया था। मगर चुनाव प्रचार की बात कहकर फिर से ईडी के समन को इग्नोर करते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आ गए। 5वां समन 31 जनवरी को भेजा गया और 2 फरवरी को बुलाया था, पेश होने के लिए कहा। समन गैर कानूनी बताकर ईडी दफ्तर फिर से अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे। फिर 6ठा समन 17 फरवरी को भेजा गया। 19 फरवरी को ईडी दफ्तर पहुंचने की बात कही गई। मामला कोर्ट में है कहकर ईडी दफ्तर फिर से वो नहीं गए। अब 7वें समन की बात करें तो 22 फरवरी को फिर से उनको समन भेजा गया और 26 फरवरी को ईडी दफ्तर बुलाया गया। एक बार फिर से मामला कोर्ट में कहकर अरविंद केजरीवाल फिर से नहीं पहुंचते हैं।
अब 8वां समन 27 फरवरी को भेजा गया और 4 मार्च को उनको फिर से बुलाया था। इस बार सवालों का जवाब देने को वो तैयार तो हो गए, मगर 12 मार्च के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जवाब देंगे, ये बात कहते हुए फिलहाल वो नजर आ रहे हैं।